हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग तरंग वेव पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वेव जो कि फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा साइंस का। आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी साइंस की श्रृंखला जिसमें फिजिक्स का यह लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, इसके पहले 10 लेक्चर्स फिजिक्स में आ चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं देखा है उसे देखिए। हमारा मोटो एक ही है, शून्य से शिखर तक। मतलब हम लोग बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे। अभी आज के सेशन में हम लोग तरंग पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिख दो अब की बारी हम पटवारी बन के रहेंगे और साथ में जुड़ जाइए। तो साथियों, क्या होता है वेव? वेव क्या है? तो अगर हम किसी भी माध्यम में, क्या है कि माध्यम में जो वेव होती है वह पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से, कंपन की वजह से जनरेट होती है। मतलब जैसे मैं बात करूं कि यहां पर मैं अगर बोल रहा हूं तो ध्वनि ऊर्जा जो है इस स्थान से आप तक पहुंच रही है। तो ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हुआ। यह कैसे हुआ? यह माध्यम में उपस्थित जो कण हैं उनके कंपन होने की वजह से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गया। तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि अगर हम किसी पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स जनरेट होती है। कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो। ये यहां पर ये आपकी जो वेव्स बन रही है ये एक टाइप का वेव है। मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से, यहां से जैसे है ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहा है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो। ठीक, इसके अलावा यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर आप देख पा रहे हो। तो यहां पर मैं एक चीज आपको नोट करा दूं कि यहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। मतलब वेव का एक स्थान से दूसरे स्थान जो चलना है, प्रोपगेशन है माध्यम में, वहां पर माध्यम के पार्टिकल नहीं चलते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, पानी का पार्टिकल यहां से आगे बढ़ रहा है। नहीं, कंपन हो रहा है पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल कंपन हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो जैसे कि हम लोग अगर किसी चादर को झटकते हैं तो उसमें क्या होता है, चादर उड़ने थोड़ी लगता है, चादर तो अपनी जगह होता है, बस वो एक वेव बना देता है। मतलब चादर के हर एक पार्टिकल्स जो हैं वो अपने ही स्थान पर कंपन करना शुरू कर देते हैं। इसी को हम लोग तरंग कहते हैं, इसी को हम लोग वेव कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर हम लोग एक स्प्रिंग को इस तरीके से मोशन में लाएं या नीचे भी मोशन में लाएं तो यहां पर जो ये मोशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर भी क्या ये पार्टिकल यहां पर जो है वो आगे बढ़ गया क्या? तो वो आगे नहीं बढ़ा है। तो इन्हीं सब चीजों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है हमारा तरंग। ये इस तरीके से साउंड प्रोपोगेट करती है आगे। ठीक, और साउंड का ये डायग्राम। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एमपी पटवारी का जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें 200 से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं, बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में है और फुल्ली एक्सप्लेन्ड है। मतलब आपको आंसर ऐसा नहीं है कि एबीसीडी करके छोड़ दिया है, फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, 150 से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। मतलब जो आपके 8 सब्जेक्ट है ना उसकी तैयारी मस्त तरीके से हो जाएगी। फिर उसके बाद 15 एफएलटी हैं, ऐसा लगेगा कि परीक्षा में आप बैठे हो एग्जाम हॉल में और परीक्षा दे रहे हो। साथ ही साथ हमने 12 एमपीजीके के भी क्विज डाल दिए हैं। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से इसे सब्सक्राइब करिए, इसे अवेल करिए और साथ ही साथ हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मात्र 300 रुपए में है। चलिए आगे देखते हैं। तरंग क्या है? मैंने आपको बोला तरंग माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। क्या है? माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करती है। सीधी सी बात है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। यहां पर
पार्टिकल स्थानांतरण नहीं हो रहा है। यहाँ पर माध्यम के जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, वही विक्षोभ कंपन कहलाता है। इसी विक्षोभ को हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। ठीक, तरंग दो प्रकार की होती है, एक होती है यांत्रिक तरंग और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, यांत्रिक तरंग मतलब मैकेनिकल वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? तो ये दो तरीके के हैं तरंग। तरंग क्या है? क्लियर समझ में आ गया कि सर माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, वो भी माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन की वजह से। इतना हमको समझना है। और यहां पर आपको एक चीज बताऊंगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आइए डिटेल में देखते हैं तरंग क्या है। इसका हमने देखा कि तरंग दो प्रकार का है। ठीक, एक है यांत्रिक तरंग और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग। बहुत आराम से पढ़ते चलेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यांत्रिक तरंग मतलब मैकेनिकल वेव्स। ठीक, यांत्रिक तरंग को प्रोपोगेट होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के यांत्रिक तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती। तो यहां पर आप पहला पॉइंट नोट कर लो, माध्यम की आवश्यकता है, मतलब माध्यम जरूरी है। वो माध्यम क्या क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ये चीजें आपको याद रखनी है। मतलब ये जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंग जो है निर्वात में गमन कर सकता है। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब निर्वात में गमन हो सकता है, निर्वात में गमन। क्लियर? इतनी बात, इतना आप लोग नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक, अब हमने बोला कि जो यांत्रिक तरंग है ये भी दो तरीके का होता है। ये जो यांत्रिक तरंग है ये भी दो तरीके का होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों का हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। यांत्रिक तरंग दो तरीके का है। पहला है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो यहां पर जो अनुप्रस्थ तरंग है ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव, और ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इतनी बात क्लियर है? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। सर अब ये क्या है? आपने बोला तरंग क्या है? वेव जो है माध्यम में उपस्थित जो पार्टिकल हैं उनका जो कंपन हो रहा है, कंपन होने की वजह से ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, इसी को हम लोग वेव कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल वेव जिसको हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसे माध्यम की आवश्यकता है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। ठोस का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है कि गिटार जब आप बजाते हो तो उसकी जो स्ट्रिंग है वह अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेट करती है। उसके वाइब्रेशन की वजह से ही तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच रही है। ठीक है? रेल की पटरी, आप क्या करते हो, पटरी पे अगर कान लगाते हो तो आपको पता चलता है कि 2-3 किलोमीटर पहले ट्रेन आ रही है। मतलब वो ठोस में, सॉलिड में क्या हो रहा है? ध्वनि का प्रोपगेशन हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर ध्वनि का प्रोपगेशन ठोस में हमने बताया। द्रव में पत्थर हमने मारा तो वहां पर जो तरंग बनी वह द्रव का जो तरंग बना। उसके बाद गैस में, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो ये माध्यम क्या हुआ? गैस हुआ।
ठीक है, इसमें ध्वनि जो प्रोपोगेट कर रही है, उसमें जो तरंग बन रहा है वो सब क्या है, यांत्रिक तरंग है। अब यहाँ पर यांत्रिक तरंगों को दो भागों में डिवाइड किया है, तो मतलब यांत्रिक दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जितने एग्जाम्पल हैं दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो अगर हम लोग बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की, अगर हम लोग बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की, तो अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव का इस तरीके से, जो आपका वाटर वेव है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, पानी में तरंग। और अगर साउंड की बात करें तो साउंड हो गया इसका एग्जाम्पल, ध्वनि, ऊर्जा या ध्वनि तरंग जिसे आप बोल सकते हो। ठीक, ये कैसे बनती है, ये आप इस तरीके से देख पाओगे, आगे पीछे। इसे मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये आगे पीछे बनती है। और ये कैसे बनती है, ये कुछ इस तरीके से वेव के फॉर्म में बनती है। इतनी बात क्लियर है कि सर यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की है, एक अनुप्रस्थ तरंग जिसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया लॉन्गिट्यूडनल का ध्वनि तरंग जो है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है, और जो अनुप्रस्थ तरंग है उसका एग्जांपल देख लिया वाटर वेव, जो पानी में जो तरंग बन रही है वो एग्जांपल हो गया वाटर वेव, किसका, अनुप्रस्थ तरंग का, ट्रांसवर्स वेव का। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लें किसकी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मतलब निर्वात में गमन कर सकता है। जो प्रकाश किरणें हैं जो कि सूर्य से आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, वो निर्वात से ही होकर के आ रही हैं। तब हमारे अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की जो वायुमंडल है उसमें इंटर करती है, वो एक माध्यम है। तो निर्वात से माध्यम में गमन कर रही है, मतलब निर्वात में गमन तो कर ही सकता है, साथ में माध्यम में भी गमन कर सकता है। इस टाइप के जो वेव हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसमें गामा रेस, एक्स रेस, गामा रेस, ठीक, एक्स रेस, ठीक, यूवी रेस, जिसको आप लोग परावैगनी किरण बोलते हो, अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस। विजिबल रेस को आप लोग दृश्य प्रकाश भी बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बना रहा हूं, इसे आप लोग नोट कर लो, याद कर लो, यहां से प्रश्न बनेगा साथियों, सीधा सीधा पूछ देगा यूवी रेस को किस टाइप का वेव है ना, आप बताओगे विद्युत चुंबकीय वेव है। और एक चीज और याद रखना, विद्युत चुंबकीय जो वेव होते हैं वह अनुप्रस्थ तरंग टाइप के वेव होते हैं। ये किस टाइप के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग टाइप के वेव होते हैं। मतलब इसमें जो वेव बनती है वो कुछ ये लहरें बनती हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। विजिबल रेस के बाद गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और लास्ट रेडियो वेव। ये सभी चीजें आपको नोट कर लेनी है। ये जितने वेव हैं कितने हैं, गामा, एक्स, यूवी रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव होती है जिसमें विद्युत प्रभाव भी होता है और चुंबकीय प्रभाव भी होता है, इसीलिए इसका नाम विद्युत चुंबकीय प्रभाव की वजह से विद्युत चुंबकीय तरंग नाम पड़ा। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं, यांत्रिक के नहीं है। यांत्रिक में माध्यम की आवश्यकता होगी, विद्युत चुंबकीय में माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। इसे नोट कर लो, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसको लाइन से याद करना है। ठीक, इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं इसको आपको ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले क्या है, मैकेनिकल वेव्स। इसे आप लोग नोट्स बना लो प्रॉपर। क्या है, यांत्रिक वेव या यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस, इनकी आवश्यकता होती है, हम लोग यांत्रिक तरंग या फिर मैकेनिकल वेव कहते हैं। उदाहरण, जल की तरंगे, ध्वनि तरंगे। देखो अभी सभी एग्जाम्पल क्या है, कॉमन है,
साथ में ले लिया। अब इसको कैटेगराइज करेंगे जब हम बताएंगे कि यांत्रिक तरंगे दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग जिसे ट्रांसवर्स वेव, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो वेव बनती है ये कुछ इस तरीके की बन रही है, लहरें बन रही हैं, इसलिए अनुप्रस्थ हो गया। और अनुदैर्ध्य क्या हो गया, जो लेंथ के अलोंग वेव बनेगा इस तरीके का, ये साउंड वेव की एग्जाम्पल है। तो इसे आप लोग नोट कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बाद में आप रिवाइज कर सको। अनुप्रस्थ तरंग को डिटेल में देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव को जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यहां मैंने बोला तरंग क्या है, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है तो माध्यम में कण होंगे, कणों का कंपन होगा, उसी को माध्यम का विक्षोभ कहते हैं। अगर उनका जो विक्षोभ है वो क्या हो रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब आपका जो प्रोपगेशन है इस दिशा में है, संचरण इस दिशा में है, और जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब सर अगर हमारा जो वेव है वो इस दिशा में संचरण कर रहा है, संचरण इस दिशा में है, परंतु पार्टिकल का जो मोशन है वो इस दिशा में ऐसा, तो आप कह पा रहे हो कि इसके परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ, इसके नीचे की तरफ जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं लंबवत है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव पड़ा। क्या, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये तरंगों, इनमें क्या है, एक दो पॉइंट याद कर लोगे कि इन तरंगों में ध्रुवण, पोलराइजेशन परिघटना प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है प्रॉपरली इनमें, कि पोलराइजेशन परिघटना ये प्रदर्शित कर सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, जो मैं अभी पीछे बताया हूं, यहां पर बताया ना आपको, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये इन दोनों में अनुप्रस्थ तरंग टाइप का वेव है, तरंग है, ये नोट कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख पा रहे हो ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग का वेव मैंने बना दिया। यहां पर जो ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक, यहां पर मैक्सिमम हाइट इसका एम्पलीट्यूड है। ये एक वेव जो है ये इसकी लेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ होती है, और एक वेव की लेंथ को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहलाता है, और एक सेकंड में जितने भी वेव बनेंगे उनको फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहते हैं। डिटेल में अभी देखेंगे, चिंता मत करो, घबराओ नहीं, इसे नोट कर लो। ये क्या है, ये होता है एंटी नोड्स, ठीक, और ये होता है ट्रॉट, हिंदी में गर्त और सरंग बोलते हैं, ठीक। ये वाला जो है ये सरंग है और ये वाला जो है ये गर्त है, इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ये जो है ये सरंग है और ये जो है ये गर्त है, ठीक। क्रेस्ट और ट्रॉट, इसे क्रेस्ट बोलते हैं। अब इन्हीं की बात कर लेते हैं तरंग के गुण की। तरंग के 4 गुण हमें याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ये टॉपिक पर्टिकुलर, ये ध्वनि और हमारा तरंग, इसके बाद हम लोग ध्वनि पढ़ेंगे, तरंग पढ़ लेंगे तो ध्वनि इजी हो जाएगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक थोड़े से टफ होते हैं क्योंकि समझने में थोड़ा दिक्कत जाता है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, इसीलिए तुम हम हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, साइंस का पूरा डर खत्म हो रहा है। बहुत सारे बच्चे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि सर मजा आ रहा है, साइंस आप पूरा कंप्लीट कराइए, तो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आयाम, एम्पलीट्यूड, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, आवर्तकाल, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, ठीक। ये हमारा एक मान लेते हैं वेव बना दिया हमने, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, एक वेव कहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई और यहां पर खत्म हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, ये यहां पर खत्म हो रही है, और ये पुनः अपनी वेव जो है अपनी अवस्था को बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब साइकिल जो है बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इतने जोन में आप देख पा रहे हो रिपीटेशन नहीं है,
रिपीटेशन नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक का ये जो है इसे हम लोग एक वेव बोलेंगे, एक तरंग बोलेंगे। और इसी तरंग की इतनी लेंथ को हम लोग लैम्डा से बोलेंगे, इसीलिए इसका नाम वेव लेंथ है। एक वेव की लेंथ को वेव लेंथ बोलते हैं, जिसका नाम तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर तरंग की बात करें, ये इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो यहां पर जो मैक्सिमम हाइट होगी ना साथियों, ये कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड आयाम बोलते हैं, इसे याद कर लेना है। आयाम, यहां पर दो गुण हो गए, वेव की लेंथ वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेव की मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है या मैक्सिमम कितना नीचे जा सकता है, इस हाइट को एम्पलीट्यूड आयाम बोलते हैं। अब इस पूरे वेव को, एक वेव को कितना टाइम लगा इसे कंप्लीट करने में, मान लेते हैं टाइम कुछ लगा कैपिटल टी, इसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड, जिसे हम लोग हिंदी में आवर्तकाल बोलते हैं। इसे नोट कर लोगे, ये हमारा हो गया आवर्तकाल। ठीक, तीन चीजें हो गई, वेवलेंथ हो गई, एम्पलीट्यूड हो गई, तरंग दैर्ध्य, आयाम और आवर्तकाल। चौथी चीज आती है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति को याद करने के लिए क्या है, इसे न्यू से डिनोट करते हैं या स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। वी को थोड़ा घुमा दो, न्यू से डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है सर, एक सेकंड में कितने वेव कंप्लीट हो रहे हैं, कंप्लीट होने वाले वेव एक सेकंड में आवृत्ति कहलाएगी। मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स, ये क्या कहलाएंगे, एक सेकंड में अगर जितने कंप्लीट हो रहे हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। कि एक सेकंड में कितने वेव कंप्लीट हुए, कितनी तरंग कंप्लीट हुई, ये इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आई होप ये चारों के चारों गुड, ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हैं। अब एक एक करके इसे समझते हैं, इसे नोट कर लो। अच्छा एक बात बताओ, तरंग दैर्ध्य एक लेंथ है कि नहीं है? तो इसकी यूनिट जो मात्रक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए। कोई डाउट? ऐसा यूनिट मात्रक। ये हाइट है, ये भी क्या लेंथ है, इसकी भी यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर होनी चाहिए। ये क्या है, टाइम पीरियड है, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए, एसआई यूनिट। ये फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में साइकिल्स बताना है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का एक आपको 1/t रिलेशन याद कर लेना है। ये चीज आपने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है टोटल साइकिल, कुल तरंग कितने कंप्लीट हुए, तरंग कितना में, एक सेकंड में, एक सेकंड में। यहां पर टाइम बता सकते हो, ये कैपिटल टी है। कैपिटल टी मतलब एक सेकंड में कितना टाइम लगा। तो यहां पर आप बता सकते हो क्या कि आवृत्ति जो है वो, अब तरंग का क्या है, वो नंबर होता है, इसलिए 1/t आ जाता है। ये म्यू इज इक्वल टू 1/t रिलेशन, इसे हमको याद रखना है। प्रश्न बनेगा कि आवृत्ति टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो आवृत्ति है वो आवर्तकाल का समानुपाती है या विक्रमानुपाती है। तो देख रहे हो 1/t है तो विक्रमानुपाती होगा। टाइम बढ़ाने पर यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आवृत्ति कम हो जाएगी, टाइम घटाने पर ये बढ़ जाएगी। ये नोट कर लो। इतनी बातें क्या समझ में आ गई? अगर आ गई हैं तो कमेंट में लिख दो, हाँ सर आ गई हैं, मजा आ रहा है। ठीक, एम्पलीट्यूड आयाम क्या होता है, तो माध्य स्थिति के किसी एक और कण के अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको
ये हो गई माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के एक ओर जो अधिकतम विस्थापन होगा तरंग का, वही आयाम एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, एसआई मात्रक मीटर हो गया क्योंकि ये लेंथ है। उसके बाद तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग के किन्हीं दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, श्रृंग और गर्तों के बीच की दूरी। समझोगे? समझोगे? ये हो गए दो श्रृंग। इन दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी है वही तो हमारी तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा है। या फिर ये दो गर्त हैं, इन दो गर्तों के बीच की जो दूरी है ये भी लैम्डा है। हमने बोला था यहां से यहां तक की जो दूरी है एक वेव की, ये भी लैम्डा है। सारे डिस्टेंस बराबर हैं। दो श्रृंग ले लो या दो गर्त ले लो, इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा वही तो एक वेव है, वही एक वेव की दूरी है। इसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, इसी को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो ये तो हमारा हो गया किसमें, ये हो गया हमारा अनुप्रस्थ तरंग में। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग में कैसे करेंगे, है ना? तो अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहेंगे। अभी समझेंगे हम लोग, अभी हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग को समझेंगे। क्लियर है? इसे नोट कर लो। अनुदैर्ध्य को हम लोग तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसे नोट कर लोगे। और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसे नोट कर लोगे। मीटर एसआई मात्रक है क्योंकि लेंथ है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवर्तकाल की बात करें टाइम पीरियड की, तो माध्यम के किसी एक कण को एक कंपन करने में, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है क्योंकि ये टाइम है। अब आवृत्ति की बात करें कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, तो माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन पूर्ण कर लेता है उसे उस तरंग का आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वही मैं बात कर रहा हूं कि एक सेकंड में जितना कंपन कंप्लीट होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आवृत्ति को न्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल v को टेढ़ा कर दो ऐसा, इससे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, या फिर स्मॉल f से, फ्रीक्वेंसी से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, इसे नोट कर लोगे। हर्ट्ज क्या होता है, 1/t है। जैसे 1/सेकंड को हम लोग हर्ट्ज बोल देते हैं, 1/सेकंड को हम लोग हर्ट्ज बोल देते हैं, इसे नोट कर लो। आई होप ये चारों पॉइंट आपका क्लियर है। ठीक, बाकी ध्वनि में मैं आपको और अच्छा समझाऊंगा। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक, इसे देखोगे आप, अनुदैर्ध्य तरंग। ये देखो, ये है अनुदैर्ध्य तरंग। टू एंड फ्रो मोशन, यहां पर वेव नहीं बन रही है, यहां पर ये जो है आगे पीछे मोशन में है। मतलब माध्यम क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया। पार्टिकल जो है वो आगे पीछे मूव कर रहा है, पार्टिकल जो है वो आगे पीछे मूव कर रहा है। ये मतलब ये वाला पार्टिकल, यहां पर एक पार्टिकल को डिनोट करोगे तो ये आगे गया फिर पीछे आया, आगे आया फिर पीछे आया। इस तरीके का जो वेव बन रहा है, ये जो वेव कहलाता है, ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या, अनुदैर्ध्य तरंग। आई होप क्लियर है ये वाला। फिर से देखो, ये एनर्जी का ट्रांसफर हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान, पार्टिकल वहीं का वहीं बना रहा। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कंपन कर रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूं, पार्टिकल जो कण है वो आगे नहीं जा रहा है। ठीक, ये साउंड का कुछ वेव इस तरीके से होता है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम लोग अभी समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बन रही है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान दोगे, अभी समझेंगे। तो क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव? सर, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की जो दिशा है तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होती है। सर, पिछला वाला जो था वो परपेंडिकुलर था, लंबवत था। मतलब संचरण इधर हो रहा है परंतु पार्टिकल इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है।
परंतु यहाँ पर संचरण इसी दिशा में हो रहा है और पार्टिकल का मोशन भी इसी दिशा में है, इसी दिशा में आगे पीछे हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि तरंग की दिशा, तरंग संचरण की दिशा और पार्टिकल की कंपन करने की जो दिशा है वह एक ही दिशा है, इसलिए समानांतर दिशा हो गई, पैरेलल हो गई। यही प्रश्न बनेगा कि जो अनुदैर्ध्य तरंग है वहां पर जो कण है और संचरण की दिशा है वह एक दूसरे के समानांतर है या फिर परपेंडिकुलर है। तो आपको बोलना है समानांतर है, पैरेलल है, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, तो माध्यम में उत्पन्न तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग बोल दिया। यहां पर संपीड़न और विरलन, ये कौन सी बला है इसे समझो, कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन। यहां पर आप देख पा रहे हो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आए तो पास आने पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और यहां पर एक दूसरे से दूर आए, ये यहां से यहां तक देखो, ये जो दूर आ रहे हैं इसी को रेरिफैक्शन या विरलन कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड़न और विरलन कहते हैं। फिर से समझो, जहां जहां एक दूसरे के पास आ रहे हैं संपीड़न कंप्रेशन, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं रेरिफैक्शन या विरलन। ये तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं, इसे आप लोग ध्यान रखोगे। पिछला वाला हमने देखा था ध्रुवण परिघटना को प्रदर्शित करता है पर ये नहीं करता है, ये याद रखना है। ध्वनि तरंगे इसका एग्जाम्पल है। अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव्स हैं, जिसे हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। साउंड और हमारा ये जो वेव है तरंग, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लेंगे। यहां पर कंपैरिजन कर दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ये हो गया अनुदैर्ध्य तरंग, और ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग। उल्टा बोल दिया, सही है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। यहां पर देखो, यहां स्प्रिंग पास पास है इसलिए कंप्रेशन मतलब संपीड़न, और यहां पर दूर दूर है तो इसको बोलेंगे रेरिफैक्शन मतलब विरलन। ये सब आपको पता होना चाहिए। और एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है, एक कंप्रेशन संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को वेवलेंथ बोलेंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य, वेव की लेंथ। यहां पर कैसे डिनोट करेंगे, यहां पर तो हमने बता दिया सर, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। परंतु यहां पर हमको बताना है संपीड़न से संपीड़न तक का जो डिस्टेंस है या विरलन से विरलन तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कहलाएगा तरंग दैर्ध्य। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। यहां पर क्रस्ट बन रहा है, यहां ट्रॉट बन रहा है, और इसमें क्या क्या बन रहा है, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, श्रृंग गर्त, नोट कर लो। अब बात करते हैं अयांत्रिक तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों की। हमारा यांत्रिक तरंग खत्म हो गया, मैकेनिकल वेव खत्म। मैकेनिकल वेव दो तरीके का होता है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। और मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग वे तरंगे हैं जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब अयांत्रिक तरंग की बात करते हैं जिसका गमन निर्वात में भी हो सकता है, जैसे कि प्रकाश किरणें। प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, निर्वात से होकर के आ रही हैं, सन की रेस, ठीक। और उन्हीं में जो मैंने अभी किरणें बताई, गामा, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस, है ना, अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं, दृश्य प्रकाश विजिबल को बोलते हैं, रेडियो वेव हो गया, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, ये सारे के सारे हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, इन्हें समझते हैं। जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी संचरित हो सकते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जितनी भी तरंगे हैं वे सब के सब एक चाल से चलेंगी, और उनका चाल क्या होगा, उनका चाल होगा प्रकाश की चाल के बराबर, प्रकाश की चाल के बराबर। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सब के सब प्रकाश की चाल के बराबर चलेंगी, जिसको सी से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है चाल।
इसे नोट कर लो। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें समान चाल से आगे संचरित करती हैं और वो उनका जो मान है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। इसे नोट कर लेंगे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती हैं, ये याद रखो। ये सारे फैक्ट्स जो हैं ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, फोटोन के वे बने होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे में दिखा दूं आपको, विद्युत भी और चुंबकीय दोनों प्रभाव हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरीके का प्रभाव है। यहां पर देखो, ये जो है, ये जो आपका रेड रेड बन रहा है ये आपका विद्युत प्रभाव हो गया, और ये ब्लू ब्लू हो गया वो चुंबकीय प्रभाव हो गया। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर हैं। इस तरीके से ये इनका संचरण होता है। यहां पर ये वेव कुछ इसी तरीके से बन रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या गुण होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के, ये फैक्ट के रूप में हमको याद रखना है। क्या ये उदासीन होते हैं? आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है उदासीन होते हैं। ये अनुप्रस्थ होती हैं, यस सॉरी मैंने अनुदैर्ध्य शायद बोल दिया था। अनुप्रस्थ होती हैं मतलब ट्रांसवर्स होती हैं। वो क्या है कि इंग्लिश मीडियम में मेरे को थोड़ा ज्यादा याद है, तो ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक, मतलब कुछ इस तरीके की वेव बना रही है, मतलब अनुप्रस्थ है। ठीक है, ये प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, जिनका मान मैंने बताया c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके पास ऊर्जा व संवेग दोनों होता है, ये हमको याद रखना है। इन वेव के पास ऊर्जा भी होता है और संवेग भी होता है। संवेग क्या होता है? p = m × v, मास इंटू वेलोसिटी, जिसके पास खुद का द्रव्यमान भी होगा और चाल भी होगा। तो इस वेग से ये मास आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसके पास खुद का संवेग भी है, ऊर्जा भी है और संवेग भी है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित की गई, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। प्रश्न बनेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रतिपादित किसने किया, तो आपका नाम होना चाहिए मैक्सवेल। 5 पॉइंट याद कर लो, नोट कर लो। अब मैं कुछ तरंगों को लेकर के आया हूं। ये तरंगें याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। क्यों याद करना है? क्योंकि प्रश्न बने हैं यहां से, इसलिए मैंने अलग से ले आया कि ये जो तरंगें हैं आपको याद रखना है ये नहीं है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। पहला कैथोड किरणें ऑप्शन में आए तो ध्यान रखना ये नहीं है। दूसरा कैनाल किरणें, तीसरा अल्फा किरणें, चौथा बीटा किरणें, पांचवा ध्वनि तरंगें और पराश्रव्य तरंगें, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। ये ध्वनि तरंगें, पराश्रव्य तरंगें, ये सब हम लोग ध्वनि तरंगें मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगों में पढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लो। अब बात करते हैं जो हमने शुरू में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या क्या? गामा रेस, एक्स रेस, ये जो लाइन से मैंने बताया था। क्या? गामा रेस मतलब गामा किरणें, एक्स रेस, ठीक, यूवी अल्ट्रावायलेट रेस मतलब परावैंगनी किरण, फिर विजिबल रेस, ठीक, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इसके लिए ट्रिक देखो, ट्रिक 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 से याद कर लेंगे हम लोग। देखो ये है गामा, गा से आ रहा है, देखो गामा, इसको याद कर लो गा। ये है एक्स रेस, ये जरा सा है, गा जरा। ठीक, यहां यूवी को उल्टा उल्टा बोल सकते हो, तो यहां पर ट्रिक में लिख लो उल्टा उल्टा, उल्टा उल्टा, गा जरा उल्टा उल्टा, विकास इन माय रेडियो। ये आपका ट्रिक होगा किसके लिए?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। गा जरा उल्टा उल्टा विकास इन माई रेडियो। क्या इतनी बात क्लियर है? इन से इंफ्रारेड, माई से माइक्रोवेव, रेडियो से रेडियो वेव। गा जरा उल्टा उल्टा विकास इन माई रेडियो। गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, और ये हो गया दृश्य प्रकाश, ये इंफ्रारेड है, ठीक, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब एक चीज समझो, इन तरंगों की आवश्यकता क्या पड़ी, मतलब ये क्या क्या यूज में आते हैं, क्या उपयोग में आते हैं, इसलिए हम लोग एक एक करके इन पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पर। रेडियो वेव को आप लोगों ने नाम सुना है, प्रैक्टिकली यूज भी किया है। कैसे? आप मुझे बात बताओ, क्या आपके मोबाइल में रेडियो चलता है? बिल्कुल चलता है। 93.5 रेड एफएम आपने सुना है? 93.5, ये क्या है 93.5? 93.5 हर्ट्ज होता है, ये फ्रीक्वेंसी है। जितने स्टेशन के नाम होते हैं वह किसी ना किसी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर उनका नाम रखा गया है। 92.7, 93.5, इस तरीके से 98 पॉइंट है, 100 है। ये जो आसपास के जितने रेंज हैं ये तरंग के रेंज हैं, वेव की रेंज है, और इसकी जो आवृत्ति है ना वो इतनी होती है, इतनी 93.5 हर्ट्ज। अगर, और ये क्या कर रहे हैं हम, स्टेशन जो हमारे रेडियो स्टेशन होते हैं, इस आवृत्ति की वेव को हम वहां से भेजते हैं, और वहां पर क्या होता है कि उसमें ध्वनि ऊर्जा जो हम लोग बजा रहे हैं, गाने बज रहे हैं, वो इन वेव के माध्यम से हम तक पहुंचती है। जिस तरीके से आपका वाईफाई काम करता है ना, वाईफाई की रेंज से जैसे आप बाहर जाते हो तो आपका वाईफाई काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहां से क्या निकल रहा है, वेव्स निकल रही हैं, रेडिएशन निकल रही हैं। उन रेडिएशन को हमारा जो टुनटुना है मोबाइल, हमारा जो मोबाइल है ये कैच करता है। अगर आप इस मोबाइल को तकिए के नीचे दबा दो, कहीं कमरे में घुसेड़ दो, तो आपका क्या होता है, रेंज टूटने लगता है, रेडियो भी नहीं बजता है और आपकी बातचीत भी नहीं हो पाती है। मतलब इसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उन्हीं में ये पहला वेव है गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजुअल रेस। तो रेडियो वेव की जो रेंज है वो कुछ इस तरीके की होती है, जिसको आप लोग यूज किस में करते हो, रेडियो बजाने में, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव की, तो इसको भी आप लोग, जो माइक्रोवेव आप घर में यूज करते हो खाना बनाने में, उनमें से भी ये रेस निकलती हैं और खाना बनाने में हमें हेल्प करती हैं, खाना बनाने में, पकाने में, ठीक। इंफ्रारेड ऐसे यूज होता है, विजिबल रेस जिसको दिखाई देता है हमको, यूवी रेस जो कि धरती पे नहीं आना चाहिए वरना कैंसर हो जाएगा, एक्स रेस जो हड्डियों को हम टूटने पर हमें यूज की जाती है, एक्स रेस करवाई जाती है ताकि वो बता सके कि हड्डियां टूटी हैं कि नहीं टूटी हैं, क्योंकि वो हड्डियों को भेद के आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु स्किन को भेद के आगे बढ़ सकता है। तो भेदन क्षमता इसकी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू गामा की। गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति यहाँ पर गामा रेस की होती है, उसके बाद एक्स रेस की होती है। इस तरीके से आवृत्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती है। आई होप क्लियर है इतना। तो यहां पर पहला रे हम लोग याद कर रहे हैं गामा रेस, मतलब गामा किरणें। इन तरंगों की खोज 1896 में हेनरी बेकुरल ने किया था। पहला फैक्ट किसने किया है, हेनरी बेकुरल ने किया। कब किया, 1896 में किया, 1896 में किया। किसकी खोज, गामा किरणों की, गामा रेस की। उत्पत्ति, अगर हम उत्पन्न करना चाहें गामा रेस को तो कैसे कर सकते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं से हम लोग गामा रेस उत्पन्न कर सकते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन के द्वारा, ठीक। रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, ये किरणें स्वतः ही उत्सर्जित करती हैं। मतलब अगर यूरेनियम की बात करें, रेडियम की बात करें, तो गामा रेस इनसे अपने आप निकलता है। ये हमको याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे। उपयोग जो है वो कहाँ करते हैं हम लोग, उपयोग इंपॉर्टेंट है, फैक्ट में याद कर लो कि कैंसर का इलाज करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में, कि कोई कोशिका हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा बन गई है जो कि काम की नहीं है, जो कि
वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, उसको नष्ट करने में हम लोग गामा रेस का उपयोग करते हैं। नाभिकीय संरचना का पता करने में कि नाभिकीय संरचना होती कैसी है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बातें जैसे करते हैं, इन सभी उपयोग में हम लोग गामा किरणों को करते हैं। ये नोट कर लो, ये याद कर लो, गा जरा उल्टा उल्टा विकास इन माई रेडियो, लाइन से याद होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड किरण जो है हमारी एक्स रेस। एक्स रेस गामा रेस से थोड़ा सा कम तेज होती है, मतलब आवृत्ति इसकी थोड़ी कम होती है गामा रेस के कंपेयर में। तो हम लोग बात करेंगे इसकी खोज 1895 में रॉन्टजन ने की थी। रॉन्टजन ने 1895 में की। उत्पत्ति की बात करें तो धात्विक लक्ष्य भारी तत्व जिसे बोल सकते हैं, पर हम लोग उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की बौछार करें तो हम लोग एक्स किरणें पा सकते हैं। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गामा भी कर देती है, गैसों को आयनित कर देती है। उपयोग में चिकित्सा में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक, टूटी फूटी हड्डी जैसे हैं, शरीर के अंदर बाह्य पदार्थ जो उपस्थित हैं उनका पता लगाने में, हड्डी टूट जाए, क्रैक कहाँ है, कितना है, माइनर है, मेजर है, ये सारी चीजें पता करने में हम लोग एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर पता करने में कि स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो। ठीक, विशेष प्रकार के कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में भी एक्स किरणों का उपयोग करते हैं, याद कर लोगे। अगला है परावैंगनिक प्रकाश किरणें या अल्ट्रावायलेट लाइट किरणें। ठीक है, इन तरंगों की खोज 1801 में J.W. रिटर ने की थी। रिटर ने इसकी खोज की है। ठीक, कब की है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी खोज करता याद कर लो, पढ़ लो थोड़ा सा। उत्पत्ति हम कहां से हो रही है, तो सूर्य परावैंगनिक किरणों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सन रेस में परावैंगनिक किरणें आती हैं जो कि ओजोन लेयर जो है हमारा उसको रोक के रखता है, अर्थ सरफेस पे आने से रोकता है, इंपॉर्टेंट है। यह किरणें प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन सी किरणें दर्शाती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक, उपयोग में फिंगरप्रिंट का पता, जो आप लोग ऑफिस वगैरह में जाते हो, कॉलेज स्कूल, जो थंब लगाते हो, फिंगरप्रिंट है ना, और गेट खुल जाता है, इन सभी चीजों में वहां पर देखते हो चमकता है, ब्लू ब्लू जलता है, कहीं ग्रीन जलता है। ठीक, तो वहां पर परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, विकास के नाम से हमने याद किया था। ठीक है, दृश्य प्रकाश का अध्ययन सर्वप्रथम 1666 में सर आइजैक न्यूटन ने किया था। इसे तो याद ही कर लो, आइजैक न्यूटन ने दृश्य प्रकाश प्रतिपादित किया। तरंगों का एक छोटा सा भाग होता है, बिल्कुल होता है। तरंग कितने हैं, बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मैंने 6 टाइप का बता दिया, उसमें ये छोटा सा भाग है। अब बात करते हैं अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेड, अवरक्त किरणें कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इन किरणों की खोज 1800 में विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने इसकी उत्पत्ति की। उत्पत्ति अगर हम बात करें कि इसको हम लोग बना कैसे सकते हैं, उत्पत्ति की बात करें तो ये किरणें गर्म पिंडों और अणुओं द्वारा उत्पन्न हो जाती हैं। गर्म पिंड हैं, अणु हैं, उनसे ये उत्पन्न हो जाती हैं। अतः इन किरणों को एक नया नाम दिया गया, ऊष्मीय किरणें। तो पूरे जितने भी किरणें हमने देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों में, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये अवरक्त किरणें जो हैं, इंफ्रारेड, यही एकमात्र किरणें हैं जिनको नाम क्या दिया गया है, ऊष्मीय किरणें। क्वेश्चन बनेगा ऊष्मीय किरणें इनमें से कौन है, तो आपको आंसर देना है अवरक्त किरणें। उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है कि अंधेरा हो, फोटोग्राफी करना है तो इंफ्रारेड रेस। आपने वो एक चश्मा लगाते हो, है ना, रात में विजिबिलिटी के लिए, रात में दिखाई दे, और वो कुछ अलग कलर से दिखाई देता है पूरा का पूरा। जो अगर शेर जा रहा है, भालू जा रहा है, इंसान जा रहा है, तो वो अलग ही ग्रीन ग्रीन दिखता है। आपने मूवीज वगैरह में, हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, है ना। तो उसमें हम लोग अवरक्त किरणों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, अंधेरे में फोटोग्राफी करने में, पौधा घरों में पौधा को गर्म करने के लिए, पौधा घर मतलब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है जहां पर ऊष्मा बनाए रखने के लिए हम लोग एक घर बनाते हैं कांच का, ताकि अंदर किरणें एक बार आ जाएं तो बाहर ना निकल पाएं, उनकी वेवलेंथ बढ़ जाए। तो उन घरों में भी हम लोग अवरक्त किरणों को यूज करते हैं। कोहरे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए, अगर कोहरा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में हमको कोई मैसेज भेजना है तो इंफ्रारेड रेस का उपयोग कर सकते हैं। टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है उसमें भी इंफ्रारेड रेस
ये टीवी वाला याद कर लो, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, सब याद कर लो, इजी है। ठीक, क्या बच रहा है? सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है? इन किरणों का खोज 1888 में हर्ट्ज ने किया है, हर्ट्ज ने। ठीक, उत्पत्ति विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूबों में मैग्नेटोन के द्वारा, ठीक, क्लाइट्रॉन्स के द्वारा भी हम लोग इसका उत्पत्ति कर सकते हैं। इन तरंगों का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। ठीक, उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग मुख्यतः रडार प्रणाली और दूर संचार में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राडार क्या होता है ये चीज हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे साउंड में। ठीक, बहुत अच्छे से मैं डायग्राम बना करके समझाऊंगा कि किस तरीके से कोई हमारे राडार में आता है तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ दूर संचार में उपयोग होता है, ये याद कर लोगे माइक्रोवेव का। अब बात करते हैं रेडियो वेव का। तो इन किरणों की खोज 1899 में मार्कोनी ने किया था। किसने? मार्कोनी ने। ये तरंगे दोलित्र परिपथ ऑसिलेटरी सर्किट्स के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो ये चीज याद रख लो, दोलित्र परिपथ के द्वारा कौन सी किरणें जनरेट होती हैं? तो रेडियो वेव जनरेट होती हैं। ठीक, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, मतलब तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। और जो हमारा ये माइक्रोवेव था बहुत कम, ये तरंग दैर्ध्य बहुत कम नहीं लिखो, ये इससे थोड़ा सा कम होता है, रेडियो तरंगों से थोड़ा कम होता है, परंतु इसकी भी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। ठीक, धीरे धीरे ऊपर से नीचे आने पे तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, ये हमको याद रखना है। इसका उपयोग, इन तरंगों का उपयोग रेडियो प्रसारण में, टेलीविजन में आदि में किया जाता है। जो अभी मैंने बताया रेडियो प्रसारण, वहां रेडियो स्टेशन से इसी रेंज की हम वेव को भेजते हैं, तरंगों को भेजते हैं, और हम उसे, वो एंटीना जो है हमारा टीवी के लिए टाटा स्काई वगैरह, और हमारा मोबाइल रेडियो को कैच करता है और हमारा टीवी चलता है, मोबाइल चलता है। आप समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप इन सभी उपयोग को ध्यान से पढ़ लोगे। पूरा तरंग चैप्टर अगर नहीं समझ में आया वापस से देखना, एक एक करके चीजों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, यहाँ भी पूछ सकते हो और कमेंट में भी पूछ सकते हो। ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप लोग यहाँ पर PDF पा सको, मटेरियल पा सको, और हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसे अवेल कर सको। पटवारी का टेस्ट सीरीज है, उसे लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो तो क्वेश्चन लगाना जरूरी है। बाकी के सोशल मीडिया से जुड़ जाओ। ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।